Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to continue our chapter number 11 of class 11th history. So we are reading about China. In the previous video I have already uploaded 3 parts of this chapter. Further we are going to continue. Establishing the new democracy 1945 से 65 के बीच में जो चाइना के अंदर हुआ, अब हम उसको देखने जा रहे हैं. द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना गवर्नमेंट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1949 में जब चाइना आज़ाद होता है, हमें पता है माओ जेडोंग वाज द फाउंडर. इट वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यू डेमोक्रेसी एंड अलायंस ऑफ ऑल सोशल क्लासेस. और वो अपने देश को इस तरह का बनाना चाहते थे कि समाज के अंदर सभी वर्ग के लोग क्या रख सकें, उस देश में पार्टिसिपेट कर सकें डेवलपमेंट प्रोसेस में. Important areas of the economy were put under government control and private enterprise and private ownership of land were gradually ended. और जितना भी सारा कम्युनिस्ट जानते हैं आप, कम्युनिज्म है वहाँ पे, जितनी भी सारी व्यवस्था थी, सारी प्राइवेट एंटरप्राइजेज सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गई और प्राइवेट ओनरशिप को चाइना के अंदर ख़त्म कर दिया गया. इवन ड्यूअल प्राइसिंग का कंसेप्ट भी वहाँ चलाया गया. ड्यूअल प्राइसिंग क्या होता था कि जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं उनके रेट तो तय करेगी गवर्नमेंट, और जो मार्केट प्रोडक्ट्स हैं या जो मार्केट में बेचे जाएंगे उनके रेट शॉपकीपर खुद तय करेगा. द ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन 1958 टू रैपिडली इंक्रीज द इंडस्ट्रियलाइजेशन. इस पॉलिसी के तहत क्या था कि लोगों को प्रेरित किया गया कि घर में छोटे छोटे बैकयार्ड में उद्योग लगाओ ताकि घर में ही एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो और देश में प्रोडक्शन भी बढ़े. पीपल वर एनकरेज्ड टू सेट अप स्टील फर्नेस इन देयर बैकयार्ड. जो घर में पीछे खाली एरिया पड़ा है वहाँ पे आप स्टील फर्नेस लगाओ, मतलब कि लोहा बनाने के लिए प्रोडक्शन करो लोहे का, तभी तो आज दुनिया में चाइना सबसे ज़्यादा लोहा प्रोड्यूस करता है. इन द रूरल एरियाज पीपल कम्यून्स वेयर लैंड वुड बी कलेक्टिवली ओन्ड एंड कल्टिवेटेड वर स्टार्टेड. तो पूरे देश के अंदर 26,000 कम्यून बनाए गए जिसमें क्या था कि सब लोग खेती कलेक्टिवली करेंगे. जैसे एक कम्यून को 20 गांव या 30 गांव इस तरह बना दिया कि यहाँ के लोग सिर्फ ये फसल उगाएंगे. Mao wanted to create a socialist man who would have 5 love. और माओ जो थे वो लोगों को क्या बनाना चाहते थे, सोशलिस्ट मैन, जैसे फादरलैंड, पीपल, लेबर, साइंस एंड पब्लिक प्रॉपर्टी. ये माओ चाहते थे अपने देश के अंदर. मास ऑर्गेनाइजेशन वर क्रिएटेड फॉर फार्मर्स, वुमेन्स स्टार्टेड एंड अदर ग्रुप्स. तो इसीलिए आंदोलन चलाए गए, ठीक है ना, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और जो समाज के अलग वर्ग थे. ऑल द चाइना डेमोक्रेटिक वुमेन्स फेडरेशन हैड 76 मिलियन मेंबर्स. ये जो चाइना में डेमोक्रेटिक महिलाओं की फेडरेशन थी इसके अंदर 7 करोड़ 60 लाख मेंबर्स थे. और ऑल चाइना स्टूडेंट फेडरेशन के पास थे 3.29 मिलियन, 32 लाख स्टूडेंट्स इस स्टूडेंट फेडरेशन के मेंबर थे. In 1953-54 some were urging to industrial organization and economic growth. और कुछ लोग 1953-54 तक आते आते तक किस चीज़ की मांग कर रहे थे, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस की और इकोनॉमिक ग्रोथ की, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तभी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन होगा और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी तभी बढ़ेगा. Many were criticized the system as it was not working efficiently. और बहुत सारे लोगों ने ये जो व्यवस्था थी कम्यून सिस्टम वाली, यहाँ पे कम्यून कर लीजिएगा, कम्यून सिस्टम वाली इस व्यवस्था के मतलब कि ये कहा गया कि ये सही से काम नहीं कर रही है और इसको परिवर्तित करना चाहिए. द स्टील प्रोड्यूस्ड इन द बैकयार्ड फर्नेस वाज अनयूजेबल इंडस्ट्रियली. और फैक्ट्रियाँ, ये जो स्टील लोगों के घर में बनाया जा रहा है बैकयार्ड में, घर के पीछे, वो भी सही से यूजेबल नहीं है क्योंकि अच्छी क्वालिटी का थोड़ी बन रहा है, घर में बना रहे हैं लोग, तो इसलिए ये भी बात ठीक थी. कन्फ्लिक्टिंग विजन. अब कन्फ्लिक्ट तो शुरू होने ही थे जब लोग सेटिस्फाई नहीं थे कि गवर्नमेंट की पॉलिसी से कुछ को फेवर हो रही हैं और कुछ को नुकसान पहुंच रहा है. तो कन्फ्लिक्टिंग विजन था 1965 से 78 के बीच. 78 में चाइना में इकोनॉमिक रिफॉर्म आए थे, तब तक की हम बात कर रहे हैं. द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द माओइस्ट वांटिंग टू क्रिएट अ सोशलिस्ट मैन एंड दोज हु क्रिटिसाइज्ड इट. माओ तो चाहते थे कि सोशलिस्ट मैन बने, अभी हमने पढ़ा कि 5 चीज़ें होनी चाहिए, और लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे.
माओ लॉन्च्ड द ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन इन 1965। अब ये समझ लेते हैं ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर क्या था। इसके अंदर माओ ने अपने देश के स्टूडेंट्स या लोगों को ये कहा कि आप दूसरे देश में जाओ, वहाँ से अच्छी अच्छी चीज़ें सीख के आओ और फिर अपने देश में आके उन चीज़ों को यूज़ करो और अपने देश की तरक्की में योगदान दो। द Red Guards, mainly students, and the army was used for a campaign against and कल्चर, ओल्ड कस्टम एंड ओल्ड हैबिट्स। तो जो रेड गार्ड्स थे वो किसको यूज करते थे, स्टूडेंट्स को या आर्मीज को, किस लिए, ताकि कैंपेन किया जा सके कल्चरल और ओल्ड कस्टम या ओल्ड हैबिट्स जो देश में चल रही हैं उन सब के खिलाफ। मतलब कहने का है मेन मॉडर्नाइजेशन लाना चाहते थे। पर इन लोगों को जापान के हालात पता था कि मॉडर्नाइजेशन से क्या हो सकता है, तो शायद इसीलिए ये रजिस्ट कर रहे थे मॉडर्नाइजेशन को। आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट थी, वाज मोर इम्पोर्टेंट दैन हैविंग प्रोफेशनल नॉलेज। तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी होना ज़्यादा ज़रूरी था प्रोफेशनल नॉलेज के कंपैरिजन में। द कल्चरल रिवॉल्यूशन बिगिन अ पीरियड ऑफ टर्मोइल, वीकेंड द पार्टी एंड डिसरप्टेड द इकोनॉमी एंड एजुकेशनल सिस्टम। तो जो कल्चरल रिवॉल्यूशन चाइना के अंदर आया था उसकी वजह से क्या हुआ, चाइना के अंदर पूरा परिवर्तन आया और जो चीज़ें थी वो क्या हो रही थी, बदल रही थी, ठीक है ना, खलबली मच गई थी और एजुकेशनल सिस्टम में भी पूरी तरीके से परिवर्तन आ गया। क्योंकि उनका एजुकेशनल सिस्टम हम जानते हैं मेनली कम्युनिज्म को बढ़ावा देने के उस पर कंस्ट्रक्ट किया गया था। In 1975, the party once again laid emphasis on greater social discipline and the need to build an industrial economy so that China could become a power before the end of the century. तो 1975 तक आते आते दोबारा से इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जोर दिया गया कि देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन बनाया जाएगा ताकि इस सदी के अंत तक हम क्या कर सकें, एक इकोनॉमिक पावर बन सकें, और चाइना बना भी। इसलिए तो 1978 के रिफॉर्म्स लाए गए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। नेक्स्ट हेडिंग वही रिफॉर्म्स फ्रॉम 1978। डेंग जियोपिंग कंट्रोल्ड द पार्टी, ये पार्टी के लीडर बने, एंड इंट्रोड्यूस सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी की व्यवस्था इन्होंने इंट्रोड्यूस्ड करी। इन 1978 द पार्टी डिक्लेयर इट्स गोल एज द फ्रंट फॉर मॉडर्नाइजेशन टू डेवलप साइंस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और डिफेंस। इस पार्टी ने 1978 में अपने गोल्स को बताया कि हमारे सिर्फ 4 गोल हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप करना, एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना, इंडस्ट्री को डेवलप करना और डिफेंस को। पर अगर हम एक बात देखें, एग्रीकल्चर सेक्टर से चाइना के जीडीपी का सबसे कम पैसा आता है, नियरली 7% के आसपास आता है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर से चाइना के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा आता है। On 5 December 1978, a wall, the fifth modernization, proclaimed that without democracy, the other modernization would be nothing. तो 5वीं बात कही गई, मतलब कि ये अभी तो इसने तो 4 बताई थी 1978 में, पर 5 दिसंबर 1978 को 5वीं बात भी कही गई कि देखो अगर हमें ये चारों चीज़ें अचीव करनी है तो बिना मॉडर्नाइजेशन के अचीव नहीं हो सकती, बिना डेमोक्रेटिक व्यवस्था स्थापित करे के ये चीज़ें अचीव नहीं हो सकती। और बात भी ठीक थी, क्योंकि जहाँ पे डेमोक्रेसी होती है वहीं पे ही ये सारे गोल्स अचीव किए जा सकते हैं, अदरवाइज इन गोल्स का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। इट क्रिटिसाइज्ड द सीसीपी फॉर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की बात कर, इट क्रिटिसाइज द सीसीपी फॉर नथिंग सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ पुअर्टी एंड एंडिंग सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, इवन सच अ केसेस ऑफ एब्यूज फ्रॉम विद इन द पार्टी। तो पार्टी के खिलाफ ये क्रिटिसाइजेशन किया गया कि भाई तुमने गरीबी के लिए कुछ नहीं किया, तुमने सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म करने के लिए कुछ नहीं किया, और इवन पार्टी के अंदर ही लोग एक दूसरे से गाली देकर या उस तरह से बात करते थे। स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेटर्स एट तियानमेन स्क्वायर्स इन बीजिंग वर ब्रूटली रिप्रेस्ड। और जो लोग स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए थे या इस स्क्वायर पर, वहाँ पे पार्टी ने या पार्टी के ऑफिशियल्स ने उस मूवमेंट को या स्टूडेंट्स को रिप्रेस करने की कोशिश करी, ब्रूटली आर्मी का यूज़ किया या पुलिस का यूज़ किया, उनको मारा पीटा। दिस वॉज स्ट्रांगली कंडेम्ड अराउंड द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया ने इसका विरोध किया। फाइनली देयर इज अ growing revival of earlier so-called traditional ideas of Confucianism and arguments that China can build a modern society following its own traditions rather simply copying the West। तो अंत में आके ये माना गया कि चाइना मॉडर्न बन सकता है
ठीक है ना, अपने पुराने ट्रेडिशंस को या उन सब को लेकर ही अगर आगे बढ़े तो वो मॉडर्न बन सकता है। उसको वेस्ट यानी कैपिटलिज्म को या कैपिटलिस्ट चीज़ों को कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने ट्रेडिशनल या अपने बेसिस पे ही मॉडर्नाइजेशन अपने देश के अंदर ला सकता है। तो ये हमारा चाइना वाला टॉपिक यहाँ पूरा हुआ। अब हम पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ ताइवान। द स्टोरी ऑफ ताइवान। Chiang Kai-shek, defeated by the CCP, fled in 1949 to Taiwan with over $300 million in gold reserve and priceless art treasures and established the Republic of China। तो जो ये शैंग के शेक थे ये चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके द्वारा हरा दिए गए और ताइवान तभी आज चाइना उस पर क्लेम करता है कि ये हमारा ही हिस्सा है, ठीक है ना। और चाइना ने उसकी ट्रेजरी पे या उन सब चीज़ों को अपने कंट्रोल में ले लिया था और ये कहा कि आज से ताइवान किसका हिस्सा है, चाइना का। ताइवान हैड बीन जापानीज कॉलोनी सिंस द चाइनीज एडिड इन आफ्टर 1894-95 वॉर विद जापान। 1895 तक जो ताइवान था वो जापानीज कॉलोनी था क्योंकि जापान का उसके ऊपर कंट्रोल था। पर फिर उसके बाद जापान ने और चाइना के बीच में लड़ाई हुई, चाइना जीत गया, ताइवान किस में मिल गया, चाइना में, ये माना जाता है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी ताइवान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं करती। द कियारो डिक्लेरेशन 1943, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विसेज एग्जाम। द कियारो डिक्लेरेशन एंड द पोस्टडैम प्रोक्लेमेशन 1949 रिस्टोर्ड सॉवरेंटी टू चाइना। ये दोनों डिक्लेरेशन या ऐसी संधियां हुई थी जिससे चाइना की सॉवरेंटी, संप्रभुता को दोबारा से स्थापित किया गया था। द GMD under Chiang Kai-shek established a repressive government forbidding free speech and political opposition। तो ये जो लीडर था इसने क्या किया कि गवर्नमेंट तो स्थापित करी ताइवान के अंदर, पर इसने मेन कहने का मतलब ये था, ये कठपुतली बन चुका था चाइना की, ये जो लीडर था। तो इसने जो फ्रीडम ऑफ स्पीच था या पॉलिटिकल अपोजिशन था वो सब खत्म कर दिया क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इसको कहा तो इसने वो कर दिया। दे डिड लैंड रिफॉर्म दैट इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ताइवान के अंदर लैंड रिफॉर्म लाए गए ताकि क्या किया जा सके, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके। दे मॉडर्नाइज द इकोनॉमी सो दैट बाय 1973 ताइवान हैड अ GNP ऑन सेकंड नंबर ओनली आफ्टर जापान इन एशिया। और इन्होंने मॉडर्नाइज किया अपने देश को और 1973 तक आते आते इसका ताइवान का GDP एशिया में जापान के बाद दूसरे नंबर पे था। इतना मॉडर्नाइज कर लिया था इन्होंने अपनी इकोनॉमी को, तो ये एक अच्छी चीज़ थी। The transformation of Taiwan into a democracy started after the death of Chiang in 1975 and martial law was removed in 1987 and opposition parties were legally permitted। तो जब इसकी लीडर की मृत्यु हुई, ये जो चाइना की कठपुतली था, उसके बाद से वहाँ डेमोक्रेसी स्थापित करने की शुरुआत की गई और ये वही समय था जब चाइना से ताइवान अब मतलब क्या कहेगा अलग होने की या कन्फ्लिक्ट शुरू होंगे। हांगकांग के भी ऐसे ही आप जानते हो चाइना के साथ की। आफ्टर द डेथ ऑफ शेंग इन 1975 में जब उसकी मृत्यु हुई तो मिलिट्री का जो शासन था वहाँ वो ख़त्म कर दिया गया, मार्शल लॉ को ख़त्म कर दिया गया और अपोजिशन पार्टी के ऊपर जो रोक थी जो इसने लगाई थी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच या पॉलिटिकल ओपोजिशन नहीं हो सकता, वो सब ताइवान के अंदर ख़त्म कर दिया गया। पहले फ्री इलेक्शन हुए, ठीक है ना, लोकल ताइवानीज टू पावर, और जो लोकल ताइवान के लोग थे वो सत्ता में आए, जीत के आए, मतलब डेमोक्रेटिक व्यवस्था। अब चाइना इस चीज़ को रिटेलिएट करेगा। द क्वेश्चन ऑफ रीयूनिफिकेशन विद द मेनलैंड रिमेन्स अ कंटिन्यूअस इशू बट क्रॉस स्ट्रेट रिलेशन बिटवीन ताइवान एंड चाइना हैव बीन इम्प्रूविंग एंड ताइवानीज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन द मेनलैंड ओवर मैसिव एंड ट्रेवल हैज़ आल्सो बिकम ईजियर। तो ये जो रीयूनिफिकेशन का चल रहा है प्रोसेस कि चाइना में ही मिल जाएं या ना मिलें, ये अब भी एक मतलब इशू है ताइवान और चाइना के बीच में, पहली चीज़। दूसरी, जो ताइवान है उसका ट्रेड या उसका इन्वेस्टमेंट चाइना से इम्प्रूव हुआ है हाल फिलहाल, क्योंकि पड़ोसी है और चाइना तो आप जानते हो हमेशा स्प्रेड की पॉलिसी को फॉलो करता है, फैलने की पॉलिसी को। तो ये ताइवान की कहानी है और आज भी ताइवान और चाइना के बीच का जो कन्फ्लिक्ट है वो पढ़ सकते हैं इंटरनेट पे, और मेंस के इंटरनेशनल रिलेशंस में सिविल सर्विसेज के मेंस के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। द स्टोरी ऑफ कोरिया, बिगिनिंग ऑफ मॉडर्नाइजेशन। सो नेक्स्ट हेडिंग इज अवर द स्टोरी ऑफ कोरिया के बारे में पढ़ेंगे हम।
ये जो इसमें हेडिंग्स हुई हैं थोड़ी सी आगे पीछे हो गई हैं, पर मैं आपको बुक के सीरियल वाइज पढ़ा रहा हूँ, तो पेज नंबर को आप इतना मेंशन ना कीजिएगा, पर वीडियो को स्टार्टिंग से ही आप अपने नोट्स इसी तरह कंटिन्यूस लिखने शुरू कीजिएगा। द स्टोरी ऑफ कोरिया, बिगिनिंग ऑफ मॉडर्नाइजेशन। ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी, कोरियाज जोसियोन डायनेस्टी 1392 से, जिसने 1910 तक शासन किया, फेस्ड इंटरनल पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्रगल। उस डायनेस्टी के अंदर ही लोगों में राजनीतिक स्ट्रगल या सोशल स्ट्रगल शुरू हो गया था, सामाजिक, और फॉरेन देशों का भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था। मेनली आप जानते हो कौन प्रेशर देगा, चाइना और जापान, यही तो दो पड़ोसी हैं इसके। फ्रॉम चाइना, जापान एंड द वेस्ट, Korea implemented modernization reform in its government structure, infrastructure and society। कोरिया ने अपने यहाँ मॉडर्नाइजेशन लाए और अपने स्ट्रक्चर में परिवर्तन शुरू किया। जापान एनेक्स्ड कोरिया एज इट्स कॉलोनी इन 1910 में जापान ने कोरिया पे क्या किया, कब्जा कर लिया और अपनी कॉलोनी बना ली। द कोरियन पीपल अब बहुत एंग्री थे जापान के सप्रेशन से, और उनके कल्चरल और मॉरल वैल्यूज़ को जापान हार्म कर रहा था, तो इसलिए कोरिया के लोग जापान से खुश नहीं थे। कौन देश खुश होगा जब उसके ऊपर कोई दूसरा देश कब्जा करेगा? सेम इसी तरह ये जो कोरियंस लोग थे ये जापानीज से खुश नहीं थे। डिजायरिंग, इनके मन में आज़ादी, इंडिपेंडेंस की भावना थी। डेमोन्स्ट्रेशन वर डन अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल, सेटअप अ प्रोविजनल गवर्नमेंट, इन्होंने जापानीज गवर्नमेंट के खिलाफ विरोध किया, अपनी प्रोविजनल गवर्नमेंट भी बनाई और डेलीगेशंस को भेजा फॉरेन लीडर्स के पास, इंटरनेशनल मीटिंग्स करी ताकि ये लोग क्या करें, जापानीज लोग कोरिया को आज़ाद कर दें। और इंटरनेशनल मीटिंग्स भी हुई, कैरो, येल्टा, पोस्टडैम कॉन्फ्रेंस ETC, इन सब में जाके कोरिया ने अपने आप को आज़ादी की मांग करी इंटरनेशनल कम्युनिटी से। द जापानीज कॉलोनियल रूल एंडेड आफ्टर 35 साल बाद 1945 में आके फाइनली कोरिया आज़ाद हुआ जापान से। वर्ल्ड वॉर 2 में आप जानते हो अलाइड फोर्सेस और एक्सिस, अलाइड में बफ ब्रिटेन, USA, USSR, फ्रांस, एक्सिस में जिग JIG, जापान, इटली, जर्मनी। तो ये हार गए थे जापान, इटली, जर्मनी, तो फिर फाइनली जापान के उससे कंट्रोल से कोरिया आज़ाद हो गया था। आफ्टर लिबरलाइजेशन द कोरियन पेनिनसुला वाज टेम्परली डिवाइडेड, कोरियन पेनिनसुला भी बट गया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया आप जानते हो। डिवाइडेड अलोंग द 38th पैरेलल लाइन विद द सोवियत मैनेजिंग द नॉर्थ और UN मैनेजिंग द साउथ। तभी तो आज देखो आप साउथ कोरिया कितनी तरक्की पे पहुंच चुका है, और नॉर्थ वाले जो किम जोंग उन वाला है उसके देश में कितनी भूखमरी है या वो सब चीज़ें हैं, क्योंकि वो सोवियत आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस थे। और जो साउथ कोरिया है वो कैपिटलिज्म को था, इसलिए साउथ कोरिया बहुत तरक्की कर गया। द डिवीज़न बिकम परमानेंट, और आज भी ये डिवीज़न आप जानते हो है। एज सेपरेट गवर्नमेंट, अलग अलग गवर्नमेंट बनती है, ठीक है ना। वर इस्टेब्लिश इन बोथ द नॉर्थ एंड द साउथ इन 1948 में, वहाँ अलग अलग सरकारें बनी और आज तक यही व्यवस्था चल रही है। यूशे टावर भी है एक, आपने देखा होगा वीडियोस में, नॉर्थ कोरिया के अंदर, वो सब चीज़ें। अ पोस्ट वार नेशन, इन जून 1950 द कोरियन वार स्टार्टेड विद साउथ कोरिया, साउथ कोरिया के साथ नॉर्थ कोरिया वाले लड़ाई करना शुरू करते हैं। रिसीविंग सपोर्ट फ्रॉम द US लीड यूनाइटेड नेशन फोर्सेज एंड नॉर्थ, तो साउथ कोरिया को तो US से सपोर्ट कर रहा था, और नॉर्थ कोरिया को कौन सपोर्ट करेगा? चाइना और रशिया। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है नॉर्थ कोरिया में, कम्युनिज्म फॉलो करते हैं वो लोग, तो चाइना और USSR उसको सपोर्ट कर रहा था, और वेस्ट इसको साउथ को कौन सपोर्ट कर रहा था? USA और यूनाइटेड फोर्सेस। क्योंकि हम जानते हैं कि जो 1945 के वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में दो ही सुपर पावर बची थी, USSR और USA, उनके बीच में ही स्ट्रगल चल रहा था कि कौन वर्ल्ड की सुपर पावर बनेगा। और फाइनली 1991 में हम जानते हैं USSR के अंदर से 14 देश निकले और रशिया USSR का सक्सेसर बना, और अंत में USA जीत गया, 1991 में सुपर पावर बन गया वो। In July 1953, after 3 years, the war ended in an armistice agreement। तो 1953 में ये संधि हुई इनके बीच में और युद्ध पे विराम लगा अंत में आके।
और दो हिस्से हो गए, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। द कोरियन वॉर हैड कॉज्ड मैसिव लॉसेस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी, डिले इन फ्री मार्केट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब युद्ध हो रहा है तो ये सब चीज़ें तो होंगी, नुकसान तो दोनों देश को उठाना पड़ेगा, नॉर्थ कोरिया को भी हुआ, साउथ को भी। पर साउथ वाले इसलिए तरक्की कर गए क्योंकि उनके यहाँ ग्लोबलाइजेशन थी, ओपन इकोनॉमी थी, नॉर्थ कोरिया क्लोज इकोनॉमी है, और फिर इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी हैं यूएन के, यूएस के, क्योंकि आए दिन बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करता रहता है वो। प्राइसेस सडनली इंक्रीज ड्यू टू इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन तो जाहिर सी बात है आएगा ही। इन्फ्लेशन वो होता है जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो, एग्रीगेट सप्लाई कम हो और मनी सप्लाई देश के अंदर बढ़ जाए। जितनी ज़्यादा मनी सप्लाई बढ़ती है उतनी मनी की वैल्यू घटती है और चीज़ों के रेट बढ़ने लगते हैं। ये आप हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक में जो प्लेलिस्ट है उसमें चैप्टर नंबर 8 में देख लेना, या 7 में हमने इन्फ्लेशन डिफ्लेशन समझाया है। कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग नेशनल एक्सपेंसेस एंड करेंसी इशू ड्यूरिंग द वार, तो ये इन सब चीज़ों से देश के अंदर इन्फ्लेशन आ गया बहुत ज़्यादा। एज अ रिजल्ट साउथ कोरिया हैड टू बी डिपेंडेंट ऑन, साउथ कोरिया किस पे डिपेंड हो गया जब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, यूएसए पे। और अच्छा यूएसए को भी फ़ायदा था क्योंकि ईस्टर्न एशिया में फिर उसका कंट्रोल बढ़ता, कोरियन पेनिनसुला में यूएसए एक्टिव हो जाता, तो इसलिए यूएसए ने मदद करी क्योंकि वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को फैलाना चाहता था उस टाइम। दो साउथ कोरिया फर्स्ट प्रेसिडेंट सियांगमैन री हैड बीन इलेक्टेड 1948 में ये चुने गए डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए। ही एक्सटेंडेड हिज एडमिनिस्ट्रेशन पीरियड ट्वाइस, और 2 बार इन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन पीरियड ट्वाइस किया। और ये तो लीगल तो है ही भाई, जाहिर सी बात है, जब इलेक्शन होने हैं, डेमोक्रेटिक व्यवस्था है, तो फिर आप अपना टाइम पीरियड कैसे बढ़ा सकते हो। इसीलिए हमारे यहाँ इंडिया में भी एक प्रावधान है, मैक्सिमम लोकसभा का टेन्यूर 1 साल बढ़ाया जा सकता है, वो भी तब जब इमरजेंसी हो, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई हो, आर्टिकल 352, अदरवाइज नहीं। इन अप्रैल 9, और आप मुझे बताना कौन सी लोकसभा के तहत वो बढ़ाया गया था। इन अप्रैल 1960 सिटीजन प्रोटेस्टेड अगेंस्ट अ रिग्ड इलेक्शन, तो साउथ कोरिया में लोगों ने विद्रोह किया कि भाई तू कैसे अपना टाइम पीरियड बढ़ा रहा है, 2 बार तूने बढ़ा लिया। इट इज़ कॉल्ड, इसी को ही क्या कहा जाता है, अप्रैल रिवॉल्यूशन, याद रखना है। तो री के ऊपर दबाव बना जिसने 2 बार अपना टाइम पीरियड बढ़ाया था, तो इसको फोर्स किया गया रिज़ाइन करने के लिए। द डेमोक्रेटिक पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन टुक इन पावर, तो जब री ने रेजिग्नेशन दे दिया अपना, ये यहाँ पे लिख लेना आप रेजिग्नेशन, तो जब री ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया तो डेमोक्रेटिक पार्टी का एडमिनिस्ट्रेशन आया देश के अंदर, पर वो सही से रेस्पॉन्स नहीं कर पाया सिटीजन्स की डिमांड को, क्योंकि इंटरनेशनल डिवीज़न और कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे थे साउथ कोरिया के, इस वजह से सही से डिमांड वो रेस्पॉन्स नहीं कर पाया। मैनी पॉलिटिकल पावर इमर्ज्ड एंड द स्टूडेंट मूवमेंट ग्रू इन यूनिफिकेशन मूवमेंट, तो बहुत सारी राजनीतिक दलों ने आंदोलन मतलब उभर के सामने आए और स्टूडेंट्स ने भी आंदोलन चलाया कि भाई रीयूनिफिकेशन किया जाए नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का, पर मिलिट्री अथॉरिटीज़ ने इसको सपोर्ट नहीं किया। इन May 1961, the Democratic Party government was overthrown in a military coup by General Park Chung-hee and other military authorities ने जो डेमोक्रेटिक पावर आई थी किसके अंदर, री के रेजिग्नेशन के बाद, उसको सत्ता से हटा दिया गया इन मिलिट्री अथॉरिटीज़ ने। सो आवर नेक्स्ट हेडिंग इज रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन अंडर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। इन अक्टूबर 1963 तो इलेक्शन होते हैं, पार्क शुंग ही था वो जीत जाता है। ही अडॉप्टेड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी को ये अपनाता है कोरिया के अंदर, साउथ कोरिया में। द 5-year इकोनॉमिक प्लान ऑफ द गवर्नमेंट फेवर्ड लार्ज कॉर्पोरेट फर्म, एम्फेसिस ऑन इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट एंड कोरियाज कम्पिटिटिवनेस। और जो भी ये 5-year प्लान चलाते हैं, इनका मेन मोटो था कि देश के अंदर रोजगार ज़्यादा जनरेट हो और कोरिया की कम्पिटिटिवनेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़े। Korea's economic growth increased in the early 1960s when the state policy shifted from import substitution industrialization toward a focus on export। तो इकोनॉमिक ग्रोथ कोरिया की बहुत ज़्यादा बढ़ गई जब इन्होंने इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन वाली पॉलिसी को त्याग के एक्सपोर्ट प्रमोशन की पॉलिसी को अपनाया कि हम एक्सपोर्ट प्रमोशन, हमारी पहली प्रायोरिटी है कि देश का एक्सपोर्ट क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। और ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि देखो जब देश का एक्सपोर्ट बढ़ता है तो देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार आता है जो देश को क्या करते हैं, ताकतवर बनाते हैं, वो एक अच्छी चीज़ है। अंडर द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी द गवर्नमेंट मेनली फोकस्ड ऑन टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स पे इनका मेन फोकस था।
कोरिया वालों का, साउथ कोरिया वालों का। ड्यूरिंग द लेट 1960s एंड 1970s द फोकस अगेन शिफ्टेड फ्रॉम लाइट इंडस्ट्री टू वैल्यू एडिड हैवी एंड केमिकल इंडस्ट्री। 1970 तक आते आते इन्होंने अपना ध्यान हैवी और केमिकल इंडस्ट्रीज़ की तरफ बढ़ाया कि अब हम अपने देश में इसका ज़्यादा मतलब वो करेंगे। और दुनिया में आप जानते हो सबसे ज़्यादा कॉस्मेटिक का सामान भी यहीं बनता है साउथ कोरिया में, और प्लास्टिक सर्जरी के लिए भी ये दुनिया में फेमस है। स्टील, नॉन फ्यूरस मेटल, मशीनरी, शिप बिल्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल प्रोडक्शन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, इन सब पे ध्यान देना शुरू किया ताकि देश की इकोनॉमी ग्रोथ कर सके। In 1970, the New Village Samuel movement was introduced to encourage the rural population and modernize the agriculture sector। तो ये नया आंदोलन इन्होंने चलाया 1970 में। न्यू विलेजेस, सैम्यूअल कहा जाता था उनको, कि ताकि वो अपनी खेती को क्या कर सकें, मॉडर्नाइज। चाइना ने भी तो किया था ना, आप जानते हो, ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1958 में चलाए थे, 26,000 कम्यून में देश को बांटा था। तो पड़ोसी से सीखता ही है, तो इन्होंने भी अपने यहाँ एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट को प्रमोट किया। The movement was later expanded to assist the neighborhood near industrial plant and in urban area। और बाद में इस मूवमेंट को और ज़्यादा बढ़ावा दिया गया और आसपास के एरिया में इंडस्ट्रियल प्लांट्स लगाए गए और अर्बन एरियाज़ को प्रमोट किया गया। Today, Korea is sharing the knowledge and experience from this movement with developing countries who wish to adopt it। और आज जो भी देश कोरिया के साथ, जैसे साउथ कोरिया के साथ हमारे भी रिलेशंस हैं स्ट्रेटेजिक, तो जो भी उससे जुड़ना चाहता है डेवलपिंग देश, उसके साथ कोरिया फ्रेंडली रिलेशन बनाता है और अपना भी भला करता है और उसका भी भले के बारे में सोचता है। Korea achieved this economic growth with the help of strong leaders, well-trained bureaucrats, aggressive industrialists and capable labor force। तो कोरिया आज इतना अच्छा, कोरिया का मतलब साउथ कोरिया, आज इतनी अच्छी पोजीशन इसलिए होल्ड कर पाया क्योंकि उसके पास स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं, वेल ट्रेंड ब्यूरोक्रेट्स हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट उसके पास अच्छे हैं, मतलब ग्रोथ वाले हैं जिनका मॉडर्न व्यू है, और लेबर फोर्स उसके पास बहुत ज़्यादा है। देखो लेबर फोर्स क्या होती है, वो लोग जो काम करना चाह रहे हैं प्लस जो काम कर रहे हैं, वर्कर्स हु आर सीकिंग टू वर्क प्लस वर्कर्स हु आर एक्चुअली वर्किंग, दे आर टू बी कंसिडर्ड एज लेबर फोर्स। The high level of education also contributed to the economic growth of Korea। तो एजुकेशन सिस्टम उनका बहुत बढ़िया है जिसकी वजह से कोरिया और ज़्यादा तरक्की कर रहा है। पार्क अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज री इलेक्टेड अगेन इन 1971। पार्क ने संविधान में संशोधन किया वहाँ पे और दोबारा से चुना गया वो 1971 में। इन अक्टूबर 1972 पार्क इम्प्लीमेंटेड द यूसीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेड परमानेंट प्रेसिडेंसी पॉसिबल। और उसने वहाँ नया संविधान लागू कर दिया और परमानेंट प्रेसिडेंट वाला व्यवस्था भी स्थापित कर दी। अब ये गलत होगा देखना। Under this, the president had completed authority over legislation, jurisdiction and administration and also had a constitutional right to repeal that। तो प्रेसिडेंट के पास मतलब अनलिमिटेड पावर की व्यवस्था उसने इस संविधान के तहत करी कि प्रेसिडेंट चाहे तो विधायिका और न्यायपालिका और कार्यपालिका और इवन एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्थाओं को अपने हिसाब से परिवर्तित कर सकता है। The progress of democracy was temporarily suspended but economic development continued। तो डेमोक्रेटिक व्यवस्था स्थापित करने वाली जो मांग थी उस सब को सस्पेंड कर दिया गया टेम्पररली और इकोनॉमिक डेवलपमेंट देश के अंदर चलता रहा। However, the second oil crisis in 1979 acted as hindrance to the economic policy as they more invested in the heavy chemical industry। पर 1979 में जब वहाँ पे ऑयल क्राइसिस आए और उन्होंने तो बहुत पैसा हैवी केमिकल इंडस्ट्रीज में लगा रखा था तो उसकी वजह से उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ा। स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स एंड द अपोजिशन कंटिन्यूअली डेमोन्स्ट्रेटेड अगेंस्ट द यूसीन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ये लोग आवाज़ उठाते रह रहे थे। पार्क एडमिनिस्ट्रेशन ख़त्म हुआ 1979 में और पार्क शुंग ही को एसिसिनेट कर दिया गया। देखो कोई भी लीडर है वो अगर डेमोक्रेटिक व्यवस्था में आगे बढ़ेगा देश को लेके तभी चल पाएगा देश। कम्युनिस्ट, सोशलिज्म या मोनार्की ये सब व्यवस्थाएं एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ही फ़ायदा पहुंचाती हैं, बाकियों के लिए नुकसानदायक ही होती हैं। कंटिन्यूड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कॉल फॉर डेमोक्रेटाइजेशन। तो इकोनॉमिक ग्रोथ कंटिन्यू के लिए मांग चलती रही और डेमोक्रेटाइजेशन व्यवस्था की स्थापना की मांग उठती रही। इन दिसंबर 1979
अनादर मिलिट्री कूप वाज डन बाय चोन डू हुआन ने दोबारा से मिलिट्री व्यवस्था वहाँ स्थापित करी। फिर प्रॉब्लम आएगी देखना। इनमें 1980 वेरियस प्रोटेस्ट हुए स्टूडेंट्स के और सिटीजन्स के द्वारा और डेमोक्रेसी की डिमांड होती रही। द मिलिट्री फैक्शन सप्रेस्ड द डेमोक्रेसी मूवमेंट बाय इम्प्लीमेंटिंग मार्शल लॉ अक्रॉस द कंट्री। अब ये जो नया आया था ना ये मिलिट्री वाला शॉन डू हुआन, इसने क्या किया, इस आंदोलन को दबाने के लिए पूरे देश में मिलिट्री मार्शल लॉ लगा दिया। In city of Guangzhou, student and citizen did not back down and demanded that martial law be ended, later suppressed by the military। पर इस शहर में स्टूडेंट्स नहीं मानने, नागरिक नहीं मानने, उन्होंने कहा कि ये मिलिट्री शासन ख़त्म करो, पर बाद में शॉन डू वान ने इनको भी सप्रेस कर दिया, इनकी मांगों को भी। दिस इज़ नोन एज ग्वांगझू डेमोक्रेटाइजेशन मूवमेंट, इसी को ही कहा जाता है ग्वांगझू डेमोक्रेटाइजेशन आंदोलन जो किया गया था। पर याद रखना चुआन डू हुआन जीत गया था यहाँ पे, उसने इसको सप्रेस कर दिया था इस आंदोलन को। लेटर बाद में शोन बिकम द प्रेसिडेंट बन गया, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से यूसीन संविधान के तहत, जो अभी हमने पढ़ा कि प्रेसिडेंट के पास लेजिस्लेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ज्यूरिडिक्शन की पावर अनलिमिटेड हो जाती है जिस संविधान की वजह से, जिसे लोग हटाने की बात कर देते संविधान को। The Shun administration strengthened the suppression of democratization influence in order to establish the regime। और उन्होंने अपने यहाँ उसके एडमिनिस्ट्रेशन की पहली कोशिश या पहला प्रयास यही था कि देश के अंदर ये जो डेमोक्रेटाइजेशन की बात उठ रही है ना, ये बार बार जो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, इस आवाज़ को दबाया जाए। द इंटरनेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ अंडर द शुन एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज, देखो बढ़ गई 1980 में 1.7% से ग्रो कर रहा था और अब 13.2% से 1983 तक 3 साल में इसने तरक्की इतनी ज़्यादा कर दी थी साउथ कोरिया में। तो ये एक अच्छी चीज़ भी थी कि देश इतनी तरक्की कर रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैड टू अर्बनाइजेशन, इम्प्रूव एजुकेशन लेवल एंड मीडिया एडवांसमेंट, ये इनकी पहली प्रायोरिटी थी। एज अ रिजल्ट सिटीजन सेल्फ अवेयरनेस अबाउट पॉलिटिकल राइट ग्रू, तो लोगों में सेल्फ अवेयरनेस बढ़ रही थी राजनीतिक अधिकारों के लिए, और वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की डिमांड कर रहे थे ताकि हर डायरेक्ट इलेक्शन की व्यवस्था स्थापित हो, प्रेसिडेंट के लिए भी डायरेक्ट इलेक्शन हो, देश रिपब्लिक बने, और ये मांग सही भी है। In May 1987, death by torture of a university student under the Shun administration resulted citizens, students and the middle class started a large-scale struggle for democratization। तो जब टॉर्चर किया गया यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट को शुन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, तो लोग या स्टूडेंट्स या सिटीजन सड़कों पे आ गए और डेमोक्रेटाइजेशन की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। The Shun administration was forced to amend the constitution and allowing direct election। तो जब इतना ज़्यादा दबाव आया तो उसने संविधान में परिवर्तन किया और डायरेक्ट इलेक्शंस की व्यवस्था को स्थापित किया, और कोरियन डेमोक्रेसी में एक नया चैप्टर शुरू हो गया। अब जो बुक के हिसाब से नेक्स्ट हेडिंग है कोरियन डेमोक्रेसी एंड द IMF क्राइसिस, यह आपको पार्ट 3 में मिल जाएगी। लास्ट में, वीडियो के लास्ट में इसी को ही बताया गया है, तो आप ये वाली जो है पार्ट 3 में लास्ट की जो वीडियो में जब आप लास्ट में जाएंगे तो वहाँ से आप इसको समझ लेना, उसमें मैंने समझाया भी है। ठीक है, तो इस टॉपिक को मैं इसमें ड्रॉप कर रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि ये मैंने वहाँ एक्सप्लेन कर दिया था, तो आप वहाँ से देख लेना। तो जो हमारी लास्ट हेडिंग है इस चैप्टर की वो है 2 रोड्स टू मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ हैव फाउंड देयर ओन पाथ टू बिकमिंग मॉडर्न। अब इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ ने अपने रास्ते निकाल लिए थे मॉडर्न होने के लिए हर देश में। जापान प्रोग्राम, जो जापान का था मॉडर्नाइजेशन, वो वेस्टर्न उस पर फॉलो करता था, ट्रेडिशनल स्किल्स और प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करके देश में तरक्की लाने पे था जापान का। It is important to note that transformation of social and political institution and daily life was not just a question of reviving traditions or preserving them, but rather of creatively using them in new and different ways। तो देखो, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं था कि नई व्यवस्था को ले आओ और पुराने ट्रेडिशन और कल्चर को ख़त्म कर दो, ना। उनका ट्रांसफॉर्मेशन जुड़ा हुआ था कि मॉडर्नाइजेशन भी आएगी, पर पुराने तरीकों को यूज़ करके हम मॉडर्नाइजेशन लाएंगे, पुराने ट्रेडिशंस को अलग अलग वे में यूज़ करके। जैसे मिजी स्कूल सिस्टम इस्टेब्लिश किए गए, यूरोपियन और अमेरिकन प्रैक्टिसेस और सब्जेक्ट लाए, पर मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? सिटीजन्स को मोर लॉयल बनाना, उनको देश के प्रति और ईमानदार या समर्पित बनाना, मेन मोटो ये था। Similarly, changes in the family or in the daily life shown how foreign and indigenous ideas were brought together to create something new।
और जो पारिवारिक व्यवस्थाएं थी, न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट आया और ट्रेडिशनल वेज के साथ उन्होंने नई चीज़ों को अपना के अपने जीवन को बदलने की कोशिश की। द चाइनीज़ पाथ टू मॉडर्नाइजेशन वाज वेरी डिफरेंट। चाइना अलग तरीके से आगे बढ़ रहा था। फॉरेन इम्पीरियलिज्म बोथ वेस्टर्न एंड जैपनीज़ कंबाइन टू वीकेन गवर्नमेंट कंट्रोल। वेस्टर्न और जैपनीज़ जो मॉडर्नाइजेशन था उससे चाइना के लोगों को बहुत इन्फ्लुएंस थे, जिससे गवर्नमेंट जो कम्युनिज्म वहाँ पे लाना चाहती थी वो कमज़ोर हो रही थी। एंड सेट देयर कॉलोनीज एंड फॉर अ ब्रेकडाउन ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्डर। तो उन्होंने ये व्यवस्था स्थापित करी ताकि वो इस चीज़ से बचना चाहते थे कि कहीं दूसरे देशों की तरह हमारे यहाँ भी सोशल ऑर्डर बिगड़ ना जाए या पॉलिटिकल व्यवस्था में कोई चेंज ना आ जाए। मैनी पीपल्स वर किल्ड बाय द वार लॉर्डिज्म बैंडेटरी एंड। तो बहुत सारे जो लोग थे वो मार दिए गए, लुटेरे जो होते थे उनके द्वारा। सिविल वॉर डिड बाय द जैपनीज एंड फॉरेनर इन्वेजन्स के द्वारा देश के अंदर सिविल वॉर की व्यवस्था स्थिति आ गई थी। और अच्छा, चाइना के नेचुरल डिजास्टर्स भी एक प्रॉब्लम थी। आफ्टर मैनी स्ट्रगल बाय द पार्टी टू कैरी आउट मार्केट रिफॉर्म एंड हैज़ बीन सक्सेसफुल इन मेकिंग चाइना इकोनॉमिकली पावर। और अंत में आके चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने बहुत सारे मार्केट रिफॉर्म्स किए, जिसकी वजह से आज चाइना एक इकोनॉमिक पावर के रूप में दुनिया के समक्ष है। तो फाइनली गाइज आपकी हिस्ट्री की बुक पूरी हुई, ये चैप्टर भी पूरा हुआ। मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो में हेडिंग्स थोड़ी सी आगे पीछे हो गई थी, पर मैंने सीरियल वाइज पढ़ाई बुक के हिसाब से, तो आप देख लीजिएगा। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हैं फ्यूचर में सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स में भी और इवन आपकी क्लास 11th के पर्सपेक्टिव से भी। बाकी आप स्वस्थ रहिए, खूब लाइफ में आगे बढ़िए, यही हमारी मनोकामना है। और देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा प्रॉब्लम, अगर आपको किसी पॉइंट की वजह से कोई भावना हर्ट हुई है तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मेरी कोई इंटेंशन नहीं है किसी भावना को हर्ट करने की। चीज़ें लिखी हुई हैं, मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई भावना हर्ट हुई है तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ उसके लिए। और आज हमारी जो 11th क्लास की हिस्ट्री थी वो भी पूरी हुई। अब हम सोशियोलॉजी शुरू करेंगे 11th क्लास की, और उसके पार्ट्स भी बहुत जल्दी जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे कम्प्लीटली। आप लाइन बाय लाइन देख सकते हैं, सारे पॉइंट एनसीईआरटी की बुक से ही लिए गए हैं। तो कहीं पे अगर स्पेलिंग मिस्टेक हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, वो अच्छी चीज़ है कि हमें भी इम्प्रूव होंगे कि हाँ हमने कहीं पे गलती करी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, दोस्तों अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ इनको शेयर करना और लाइफ में खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की पाओ और उस देश के लिए भी अच्छा करो। धन्यवाद स्टूडेंट्स।